दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे एक अपनी नई सीरीज़ गुरुकुल 1। इसका जो टोटल कंटेंट रहेगा वो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, एजुकेशनल पर्पस में रहेगा। ये किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँगा वो टोटली आप कह सकते हो कि एजुकेशन बेस्ड पढ़ाऊँगा कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इसके टेक्निकल्स क्या पे होते हैं, इसके आईपीओज़ क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शीट्स को कैसे पढ़ना होता है, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, आपको स्टॉक को सिलेक्शन करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी वेबसाइट्स को देखना है, आपको क्या क्या चीज़ें रीड करनी है अपनी, जब आप किसी स्टॉक की सिलेक्शन करते हो किसी से पूछ के करना है, नहीं करना है, या फिर अपनी बुद्धि का, ज्ञान का अपना प्रयोग करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी के साथ आपको शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरी क्लास है वो गुरुकुल के नाम से चलेगी। पहले पार्ट में हम सेशन 1 में हम जो कोर्स करेंगे वो स्टॉक मार्केट के ऊपर करेंगे। स्टॉक मार्केट के ऊपर का मतलब ये हुआ कि हम जितने भी सेशंस करेंगे वो प्योरली स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल और टेक्निकल्स पे ही बेस्ड रहेंगे, जिसमें पार्ट 1 गुरुकुल का जो पार्ट 1 है वो हम करेंगे, इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में ये जो गुरुकुल का जो पूरा सेशन है वो वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने फेज को आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पूरे गुरुकुल 1 की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेक्नो फंडा अप्रोच पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें एक स्टॉक को किस तरह से स्कैन करना है, उसकी रिसर्च कैसे करनी है और उसमें सिलेक्शंस कैसे करनी है कि बेस्ट इन क्लास स्टॉक उठाएं। दूसरे, हर किसी स्टॉक के क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं, गुड कंपनीज कौन सी होती हैं, उनके क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं। अंडरस्टैंड करना बैलेंस शीट को, उस कंपनी की, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को। तो हम लोग बड़े आराम से अगर ये सब चीज़ें सीख लें तो बड़े आराम से एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं। हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमें अच्छा स्टॉक पिक करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बैड क्वालिटी स्टॉक्स हम इसलिए पिक करते हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई और दूसरा सलाह देता है, वो शायद हो सकता है उसने इस कंपनी की कोई भी इस तरह की फंडामेंटल रिसर्च ना की हो। हाँ जी दोस्तों, जब हम लोग बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का बेस क्या है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के मेथड्स क्या हैं, स्टॉक को सिलेक्शन करते वक्त किन किन एस्पेक्ट्स का हमें ध्यान रखना है, सच एज कंपनीज क्वालिटी कैसी है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है कंपनी का, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, कंपनी के ऊपर डेट तो नहीं है ज़्यादा, लोन तो नहीं है, प्रमोटर्स कैसे हैं, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एथिकल प्रमोटर्स हैं, अनएथिकल प्रमोटर्स हैं, क्या प्रमोटर्स अपनी स्टेक सेल तो नहीं कर रहे हैं या फिर स्टेक को बाय कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, उनके सीईओज कैसे हैं, सीएफओज कैसे हैं। ये सब सिचुएशंस को हमें सेक्टर वाइज एक एक स्टॉक को ढूंढना पड़ता है। इसी तरह से जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकली हम उस शेयर्स को देखते हैं, उसकी साइकोलॉजी, लोगों के सोचने का क्या तरीका है उस शेयर्स के बारे में। तो इस तरह से टेक्नो जो फंडा एनालिसिस है वो अलग चीज़ है और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो दोनों अलग चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मनी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पैसे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ही अजीब है। पैसा या तो डेट मार्केट में जाएगा, आई मीन टू से लोन, या फिर वो इक्विटी मार्केट में जाएगा, या फिर वो कमोडिटी मार्केट में जाएगा। डेट का मतलब लोन होता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देता है, इसको हम लोन बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, क्या अब मेरी उसमें मालिकाना हक हो गया उस चीज़ की, जब मैंने किसी में इक्विटी मार्केट में पैसा लगाया। कमोडिटी का मतलब है या तो मैं गोल्ड में पैसा लगा रहा हूँ, या मैं सिल्वर में पैसा लगा रहा हूँ, या फिर मैं मेटल्स में पैसा लगा रहा हूँ, या फिर मैं करेंसी में पैसा लगा रहा हूँ। तो पूरी दुनिया में जो मार्केट है वो इन्हीं 3 मार्केट में ही जो पैसा है वो रहेगा, या तो वो डेट में रहेगा, या वो इक्विटी में रहेगा, या वो कमोडिटी में रहेगा। इसके अलावा पैसा सिर्फ कैश में आपके पास रहेगा जो आपके कंट्रोल में है। जो पैसा आपके पास नहीं है, जो पैसा आपकी जेब से निकल चुका है, वो या तो डेट में चला जाएगा, या वो इक्विटी में चला जाएगा, या वो कमोडिटी में चला जाएगा।
तो इस तरह से पैसा मूवमेंट करता है पूरी दुनिया में, और पैसे का मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में एक ही पैटर्न पे चलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेट का कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली जो डेट का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल मीनिंग है डेट का। डेट का मीनिंग होता है लोन। इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें फिक्स टाइम होता है, इसमें गारंटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है तो उसका टाइम होराइजन फिक्स है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। बैंक को गारंटी होती है कि बैंक को X% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट गई है कस्टमर के पास वो भी वापस आ जाएगी। इसी तरह से जब कोई आम इंसान किसी दूसरे इंसान को लोन देता है तब इसको भी हम डेट मार्केट की ही एग्जांपल के साथ कोट करते हैं। मान लीजिए मैंने बैंक में FD करवाई 1 लाख की, तो कायदे से देखा जाए मैंने बैंक को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो दिस इज नोन एज द डेट मार्केट। दूसरी चीज आती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, मालिकाना हक। अब जब मैं मालिक ही हूं किसी बिजनेस का, तो इसका मतलब मेरे पास फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो है ही नहीं। मैं तो अरबों भी कमा सकता हूं उसमें से। हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए। अब ये मेरी बुद्धि पे डिपेंड करेगा कि मुझे किसी बिजनेस को करते वक्त मुझे उसमें से मुनाफा कमाना है या लॉस कमाना है। तो हर कोई इंसान जब बिजनेस करता है तो यही सोचता है कि मैं मुनाफा कमाऊंगा। तो मुनाफा तभी होगा जब उसको नॉलेज होगी उस बिजनेस के बारे में। तो इसी तरह से जब हम किसी भी स्टॉक की ओनरशिप चूज करते हैं तो हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है उस स्टॉक के बारे में। एक तरह से आप उसके मालिक बन गए, उस कंपनी के मालिक बन गए, चाहे आपका शेयर बहुत छोटा है उसमें। तो इसका मतलब अगर वो शेयर ऊपर चला गया तो आपको रिटर्न की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको रिटर्न बहुत बड़ी आ सकती है। इसका मतलब ना ही इसका कोई फिक्स टाइम है, जीवन भर आप उस कंपनी के मालिक रह सकते हो। अब मैं कोई भी शेयर्स की यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँगा तो दैट डजंट मीन कि वो शेयर मैंने बाय किया हुआ है या वो शेयर की मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अब जैसे टाटा की एग्जांपल लेते हैं। टाटा में लोगों के पास 50-50 साल से 100-100 साल से होल्डिंग चल रही है। 70-70 साल हो गए होल्डिंग चल रही है, 30-30 साल हो गए होल्डिंग चल रही है। जब से टाटा लिस्टेड हुई है तब से लेके आज तक होल्डिंग चल रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, मुनाफे में से हिस्से मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। आपको रिटर्न 50% भी आ सकता है, 100% भी आ सकता है, 200%, 500%, 1000%, 10,000% भी आ सकता है। आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जब हम शेयर बाय करते हैं तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि वो शेयर फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। अब इसके बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों, जो शेयर मार्केट है ये एक मंडी की तरह है। जैसे सब्जी मंडी होती है, जैसे अनाज की मंडी होती है, वैसे ही शेयर्स की मंडी होती है। तो इंडिया में ये मंडियाँ 2 तरह की हैं, एक को बोलते हैं BSE और दूसरी को बोलते हैं NSE। तो इन मंडियों में जाके आप शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। अब जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये टोटल इसमें 5512 कंपनीज लिस्टेड है, 5512 कंपनीज। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 461 लाख करोड़, जो कि US $5.5 ट्रिलियन बनता है, इंडियन इकोनॉमी से डबल। पर अगर BSE को वैसे देखा जाए तो BSE 30 शेयर्स का एक इंडेक्स है जो रिप्रेजेंटेशन देता है सभी सेक्टर्स को, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि BSE में बाकी जो सेक्टर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस कैसी है। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। हर सेक्टर का एक एक 2-2 शेयर्स उठा लिए गए हैं जो बड़े शेयर्स हैं, टॉप शेयर्स हैं, तो वो उठा के इस जो BSE में डाल दिए गए हैं। तो अगर मैं BSE की बात करूं तो BSE को 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था, सबसे पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये 1993 में बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुई थी। तो ये 50 कंपनीज का इंडेक्स है, इसको निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये $5 ट्रिलियन की टोटल वर्थ रखता है। 50 शेयर्स नहीं है टोटल, बेसिकली तो 2379 शेयर्स हैं इस NSE के अंदर। बट 50 शेयर्स हमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं अलग अलग सेक्टर्स को। 50 वो बड़ी कंपनीज हैं
जो रिप्रेजेंटेशन देती हैं। तो BSE और NSE को दोनों को अगर मिला लिया जाए तो टोटल 80 कंपनीज़ हैं जो कि पूरी स्टॉक मार्केट की रिप्रेजेंटेशन देती हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही लिस्टिंग है, मतलब आपकी उनकी ट्रेडिंग आप दोनों जगह पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट भी इंडिया की, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट हाँ कमोडिटी मार्केट भी है, लोग कमोडिटी में भी ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इसके बारे में सीखना है, तो इसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। कमोडिटी भी नो फिक्स रेट है, इसकी कोई रिटर्न नहीं है फिक्स। इसकी कमोडिटी में कोई गारंटी नहीं है। कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, मेटल्स, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें कमोडिटी में आती हैं। और कमोडिटी मार्केट भी पैरेलल चलती है स्टॉक मार्केट की तरह, और रात को तकरीबन 11:30 बजे तक चलती है कमोडिटी मार्केट। और इसकी जो लेंथ है, अब जैसे गोल्ड और करेंसी है वो तो 24/7 ही काम करती है, राइट। तो इस तरह से कमोडिटी मार्केट में भी बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर इसकी डिटेलिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे। दोस्तों, अब लेमैन लैंग्वेज के नज़र में अगर देखें तो कोई बंदा अगर ये पूछे हमसे कि भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन क्लास है, तो ये तो उन लोगों के लिए भी है जिनको ABC भी नहीं पता स्टॉक मार्केट की, तो ये वर्क कैसे करती है। अब देखिए, सबसे टॉप पे क्या आता है, क्लाइंट। क्लाइंट जो है वो जाएगा ब्रोकर के पास। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जब भी कोई कंपनी अपने नाम के पीछे सिक्योरिटी लिखती है, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, SBI सिक्योरिटीज़, इसका मतलब वो ब्रोकर है। इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट में क्लाइंट को ट्रेडिंग कराने में हेल्प करता है और इसके बदले में वो ब्रोकिंग लेता है। अब आप बाइंग और सेलिंग उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें क्लाइंट सबसे पहले ब्रोकर के पास जाएगा। ब्रोकर क्या करेगा, उसका NSDL और CSDL दोनों में से जिसके साथ भी उसका टाई अप होगा, उसमें ब्रोकर क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब ये बैंक की तरह अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स पड़े रहेंगे। तो ब्रोकर, जब भी आप शेयर बाय करना चाहते हो, तो आप या तो भाई BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से बाय करोगे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाय करोगे। तो आप सबसे पहले ब्रोकर को अप्रोच करोगे, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अप्रोच होता है। तो बाय और सेल का सिग्नल होता है, आप बाय पे क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, सेल पे क्लिक करोगे सेल हो जाएगा। तो जब बाय करते हो तो आपके अकाउंट में, यानी कि अगर NSDL अकाउंट आपका तो NSDL अकाउंट में, अगर CSDL अकाउंट है तो CSDL अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे। अगर आप सेल करोगे तो इसमें से निकल जाएंगे। तो ये वैसे ही है जैसे खाते में पैसे आते हैं और खाते से पैसे चले जाते हैं। तो इन दिस वे जो है क्लाइंट जो है वो अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, जहाँ फिर आप कह सकते हो मोबाइल ऐप्स। मनी कंट्रोल बहुत ही क्लासिकल वेबसाइट है। हालांकि मैं इनका नाम लिख रहा हूँ कि मैं इनका कोई प्रमोटर नहीं हूँ, बट हाँ, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, इनकी वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, तो अच्छों को तो फिर आप मोटिवेट करोगे। स्क्रीनर है, IPOG.com है, स्टॉकलिस्ट है, और गुरु IPO है, NSE की साइट है। तो ये सब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको रीड करनी है, पढ़नी है, जिनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और प्रमोट ज़रूर करिएगा।